नमस्कार। राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्तियाँ उस वक्त चरितार्थ होती नजर आई जब यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बदजुबानी दिखाई। तारीख थी 3 मार्च की, मौका था रायबरेली में काशी राम की मूर्ति के अनावरण का। उस वक्त उनकी पार्टी के आका अखिलेश यादव मौके पर मौजूद थे और उन्होंने जो बातें कही उसे देखकर न केवल हैरानी हो रही है बल्कि आश्चर्य हो रहा है। क्या ऐसी बातें उसी सनातनी भारत में हो रही है जहां भगवान राम को घर घर में पूजा जाता है? आप उस बदजुबान पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की उन बातों को सुनिए, शायद आपको भी यकीन नहीं होगा कि किस तरह से भगवान श्री राम का सामूहिक रूप से अपमान कराया जा रहा है। सामने वाली भीड़ से वे कहलवा रहे थे, अभी मेरी आवाज भारी है आप पर, ये फिर से बोलिए। जब मैं मुझसे ज्यादा आपकी भारी आवाज होगी तब मैं बंद करूंगा। मिले मुलायम कांची राम, मिले मुलायम कांची राम, ये नारा गूंजा था। और उस गठबंधन के बाद क्या हुआ था? भाजपा का सफाया हुआ था। आज वही परिस्थितियां फिर पैदा हो गई। हवा में उड़ गए जय श्री राम। हमारे देश में राजनीति इतनी रसातल में चले जाएगी, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, तुष्टीकरण के लिए। क्या कोई अपने आराध्य का इस तरह से अपमान कर सकता है? क्या यही लोकतंत्र की खूबसूरती है? क्या यही विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी है जिसे हम आज बर्दाश्त कर रहे हैं? और बार बार हम चुनौती देते हैं सनातन आस्था को और इसके बाद तुलना भी होती है। क्या किसी दूसरे मजहब या धर्म के साथ ऐसा होता तो लोग बर्दाश्त करते? प्रश्न भी वाजिब है। ऐसे लोगों को हमें समझना होगा, तभी तो हम बार बार राजनीति की सूचिता की बात करते हैं। 3 मार्च की इस तारीख को जब इन्होंने कहा था, छत्तीसगढ़ से भी 3 मार्च को ऐसी तस्वीर सामने आई जहां सत्ताधारी दल कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने किसानों की भीड़ के सामने एक बैंक के क्लर्क और चपरासी के साथ जो कुछ भी किया उसे आप गौर से देखिए। जैसा आप देख पा रहे हैं, 1 झापड़, 2 झापड़, 3 झापड़, उसके बाद भी मन नहीं भरा तो कॉलर पकड़ के 4था झापड़। ये नेताजी की कुर्सी का घमंड कहा जाए या राजनीति का कुरूप चेहरा। ऐसी तस्वीरें जब आती है तो जाहिर तौर पर जनता सड़कों पर उतरती है। फिलहाल अंबिकापुर मुख्यालय के सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने 5 और 6 मार्च को सामूहिक हड़ताल का निर्णय लिया है। ऐसी तस्वीरें हमारे देश की राजनीति और नेता का स्वरूप बिगाड़ती है। छत्तीसगढ़ में जहां 2023 के आखिरी में चुनाव है, चुनाव की तैयारियों को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस और भाजपा ने अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दोनों ही दलों को दिल्ली से निर्देश मिल रहे हैं। दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है। मौजूदा समय में कांग्रेस के पास 71 विधायक है और भाजपा के पास महज 14। जिस वक्त 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को 10% वोट कम मिले थे और सीटें सीधे घटकर 34 कम हो गई थी। जहां 2013 के चुनाव में 49 सीटें मिली थी, वो घटकर हो गई 15, जो बाद में और घटकर हो गई 14। तब इतनी बुरी तरह हार की जो समीक्षा की गई तब बताया गया था कि उस समय के भाजपा के नेताओं में दम आ गया था, घमंड आ गया था, सत्ता की हनक इस तरह से काम कर रही थी कि वहाँ जमीनी कार्यकर्ताओं और अपने ही लोगों की कोई पूछ नहीं हो रही थी। नौकरशाह हावी हो गए थे। ऐसे ढेर सारे कारण गिनाए गए जिससे पता चलता है कि सत्ता उस बाढ़ की तरह है जहां बाढ़ के पानी में ढेर सारी गंदगी चल कर आती है। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन है और यहाँ भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। यहाँ आपसी गुटबाजी और असंतुष्ट चेहरों की कमी नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस ने अब छत्तीसगढ़ में नई रणनीति को अपनाना शुरू किया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुरानी वाली बुराइयों को दूर कर सुचिता का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने ही नाराज विधायकों को मनाना। क्योंकि 71 विधायक है, जाहिर तौर पर अपेक्षा भी ज़्यादा होगी और ऐसे में जब टिकट काटने की बारी आएगी तो जाहिर तौर पर सीटिंग विधायकों का टिकट काटना एक बड़ी चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी जहां बदलाव की दिशा में काम कर रही है, पिछले साल अगस्त में भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया था और कांग्रेस अब अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है। ऐसे हालातों को समझने से पहले हमें जानना होगा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद जो चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को बार बार संभलने का मौका मिला और वहाँ परिस्थितियाँ कैसे रही, उसे जानने समझने के पहले हम 20 साल के फ्लैशबैक में जाते हैं। 2003 में जब छत्तीसगढ़ बनने के बाद
पहला चुनाव हुआ था वहाँ परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से थी। तब भाजपा को कांग्रेस से महज करीब 2.5% वोट ही ज्यादा मिले थे। तब कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला के पीछे एनसीपी में शामिल हो गया था। तब एनसीपी को तकरीबन 7.5% वोट मिले थे। तब दावा किया गया था कि कांग्रेस के अधिकांश वोट एनसीपी को मिले हैं। कांग्रेस के वोट बंटने का फायदा भाजपा को मिला और इस तरह से भाजपा की 2003 में पहली बार सरकार बनी। जब दूसरी बार 2008 में चुनाव हुआ तब भारतीय जनता पार्टी को 40.3% वोट मिले थे और सीटों की संख्या थी 50। कांग्रेस तकरीबन 1.5% वोट ही पीछे थी। तब कांग्रेस को वोट मिले थे 38.6 और सीटें मिली थी 38। इस तरह से महज 1.5% के अंतर के आसपास कांग्रेस को 12 सीटें कम मिली थी। इसके बाद 2013 में जब चुनाव हुए तब भाजपा को वोट मिले 42.3% और सीटें मिली 49, यानी एक सीट कम हो गई और वोटिंग परसेंट बढ़ गया। कांग्रेस के भी सीधे 3% वोट बढ़ गए। तब वोट मिले थे उन्हें 41.6 और सीटों की संख्या थी 39, यानी 10 सीटों का फासला था। उसके बाद मौका आया 2018 का। तब भारतीय जनता पार्टी का बहुत भारी नुकसान हुआ, 34 सीटें कम हो गई और कांग्रेस को भाजपा से 10% ज्यादा सीटें मिली। लेकिन 5 महीने बाद जो अप्रत्याशित परिणाम आए उसे भी हमें जानना समझना होगा। लोकसभा चुनाव का मौका था। भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले 51.4 और कांग्रेस को मिले 45.5। भाजपा की सीटों की संख्या थी 11 में से 9 और कांग्रेस को मिली महज 2 सीटें। ऐसे चुनावी हालात को समझने के बाद स्पष्ट होता है कि जनता को मुद्दों और व्यक्ति की भी बेहतर समझ है। मौजूदा हालात में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अति आत्मविश्वास में है। इसके लिए वाजिब कारण भी है। छत्तीसगढ़ में जो 14 महापौर हैं, 14 के 14 कांग्रेस के हैं। जो 5 उपचुनाव हुए हैं जिसमें 2 सीटें कांग्रेस की थी, 2 सीटें जोगी कांग्रेस की थी, 1 सीट भाजपा की थी। वो सारे 5 उपचुनाव कांग्रेस के पक्ष में गए। इस तरह से कांग्रेस की सीटें बढ़कर 71 हो गई और भारतीय जनता पार्टी के पास 14, जोगी कांग्रेस के पास 3 और बसपा के पास 2 सीटें हैं। ऐसे हालात में जब लगातार कांग्रेस को जीत मिल रही हो तो स्वाभाविक रूप से वहाँ विश्वास आत्मविश्वास में बदल जाता है और ऐसे ही आत्मविश्वास का फायदा उठाने की कोशिश में आगे बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले कुछ समय से अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे पर घेराव किया गया, जिस तरह से युवा मोर्चा और महिला मोर्चा को रिचार्ज किया गया, बार बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से आंदोलन किए जा रहे हैं, वहां वार पलटवार के साथ कुछ नई तस्वीरें सामने आ रही है। राज्य सरकार ने भी अपना गेम चेंज किया और बेरोजगारों को 2,500 रुपए देने के अलावा सर्वे किया जा रहा है। उस सर्वे में यह कोशिश होगी बताने की कि आवास के लिए विशेष पैकेज दिए जा रहे हैं, केंद्र की ओर से मदद नहीं दी जा रही है, जनगणना नहीं हो रही है तो राज्य सरकार अपनी ओर से सर्वे कर रही है। ये सारी चीज़ें चुनाव आते आते तक बहुत तेज़ी से होने लगती है। कुछ धर्म के मुद्दे भी आएंगे और स्थानीय मुद्दे हो सकता है कहीं दूर चले जाएं। संवेदनाएं जब हावी होती है तो राजनीति में सिद्धांतों की तिलांजलि दी जाती है। ऐसे ही हालात से हम गुजर रहे हैं। बीते 75 सालों में जब देश आज़ाद हुआ तब कुछ हो ना हो हमारे राजनेताओं और राजनीतिक दलों का बहुत विकास हुआ। यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि राजनीति के माध्यम से समाज और देश का कैसे भला हो सके, राजनीति में अच्छे लोग आएँ। राजनीति की सूचिता के लिए लगातार राष्ट्रबोध की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कृपया आज के संघ के बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दीजिए और राष्ट्रबोध को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।